नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज आपको पता ही है, मैं पहले एक दो प्रोग्राम कर चुका हूं, इसलिए आज मैं सोच रहा था कि इतना वक्त न करूं, देर हो गई है और दिन में बात कर ली थी। लेकिन फिर अचानक कुछ घटनाएं थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, दिन में भी बात हो रही थी और इसी वजह से इसको दोबारा खोल रहे हैं और बात करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। सचिन पायलट जो एक ऊंची उड़ान के लिए निकले थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई हो और इसके पीछे जादूगर अशोक गहलोत का हाथ हो। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बात शुरू करूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं उससे पहले अपना आग्रह आपसे दोहरा लूं। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या नया लाइव आए। सत्यहिंदी.com पर भी आलोक अड्डा आता है, ये आपको पता है। और सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया जिस सच को सामने नहीं लाता है। सत्यहिंदी.com पर सदस्यता स्कीम खुल गई है, आप उसके सदस्य बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो सत्यहिंदी.com पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सदस्य कैसे बना जा सकता है। और अब हम शुरू करते हैं अपनी बात, अपनी चर्चा राजस्थान की राजनीति पर और सचिन पायलट के भविष्य पर। मेरे साथ दो पत्रकार हैं, देवेंद्र शास्त्री जी हैं और जयपुर से ही दोनों जुड़े हैं, राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, राजस्थान के समाज को समझते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ सीएनबीसी आवाज में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और बीच में उन्होंने राजनीति का दामन भी थाम लिया। लेकिन वो राजनीति करने का अर्थ ये नहीं है कि विश्लेषण वो राजनीतिज्ञ की नज़र से करते हैं, वो विश्लेषण पत्रकार के तौर पे करते हैं। और इसीलिए राजस्थान को समझने के लिए मैंने उनको और अपने पुराने साथी अनिल शर्मा को बुलाया है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयपुर में रहते हैं। इन दोनों से मैं फिर समझने की कोशिश करूंगा आज कि क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, और जो हो रहा है वो इन दोनों को किस तरफ ले जा रहा है। अनिल जी, पहले तो ये बताइए चल क्या रहा है, ताजा क्या चल रहा है? सचिन पायलट क्या कांग्रेस में बचे रहेंगे? सर मेरे को जो अगर आप आलोक जी आज का पूछें, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज रास्ता दोनों के बीच में निकालने की कोशिश हो रही है। अब वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता क्या है? क्योंकि ज्यादातर जो सचिन जी का जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि उनकी चॉइस या तो पीसीसी चीफ हो या वो खुद पीसीसी चीफ रहे। तो जो अभी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें शायद उनकी प्रेशर टैक्टिक्स यहां तक तो काम कर पाई है, शायद वो पीसीसी चीफ कंटिन्यू करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कल सवेरे 10 बजे विधायक दल की वापस बैठक बुलाई है, जिसमें सचिन पायलट और उनके बचे हुए एमएलएस को भी इनवाइट करा है। जो अशोक गहलोत के साथ है वो एमएलएस तो इनवाइटेड है ही, पर उन लोगों को भी इनवाइट करा है। और कल सवेरे 10 बजे काफी कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की तरफ आज की तारीख में, तो पॉलिटिक्स से बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, हर मिनट चेंज होता है, हर सेकंड चेंज होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। पर अभी की मैं बात करूं तो आज की तारीख में शायद कॉम्प्रोमाइज की तरफ बात बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के सारे बड़े नेता सचिन पायलट से कम्युनिकेट कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन चालू है। अगर आप सवेरे का भी मैं 2 मिनट और आपके लूंगा, सवेरे का भी एपिसोड देखें तो पीसीसी जो ऑफिस है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वहां पर पहले सचिन पायलट के पोस्टर्स को उतारा गया, कुछ लोगों के द्वारा नीचे गिराया गया बाकायदा, और थोड़ी देर बाद में, करीब लगभग 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद में, उन पोस्टर्स को वापस लगा दिया गया। ये अपने आप में इंगित करता है कि कहीं ना कहीं ये बातचीत कॉम्प्रोमाइज की चल रही है और दोनों मिलके एक तरफ बढ़ रहे हैं। शायद कुछ सचिन पायलट के लोगों को मिनिस्ट्री में ले लिया जाएगा और सचिन पायलट जैसे हैं वैसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि जो कुछ था सब वैसा हो जाएगा। देवेंद्र जी, मिट्टी डालो जिसे कहते हैं पंजाब में, और कि जो कुछ है सब भूल जाओ, मिट्टी डालो, अब आगे बढ़ो। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? खास तौर पे आप अशोक गहलोत को भी जानते हैं, सचिन पायलट को भी जानते हैं। अ, किसका दबाव काम करेगा कि सचिन पायलट पार्टी में, सरकार में अपनी उसी हैसियत पर वापस आ जाएं जिस हैसियत पर वो थे? क्योंकि अब जहां तक वो पहुंच गई है स्थिति, हालांकि आप ध्यान दें तो सचिन पायलट ने सामने आकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। उनके उनकी तरफ से
तरह तरह की प्रॉक्सी बैटिंग हो रही है, दूसरे बंदूकें चल रही हैं, और उसमें पता नहीं है कि सचिन चला रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि सचिन सामने आए और कहें कि ये सब फजूल की बातें थी और मीडिया ने उड़ा रखी थी, इससे मेरा क्या हाथ है? क्या लगता है? देखिए आलोक जी, अभी जो कुछ भी सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं और उनकी तरफ से जो आज दिन भर में बयानबाजी हुई है, उससे आप एक स्पष्ट संकेत समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो दावे किए गए सचिन पायलट की तरफ से 30 विधायकों के, वो खरे नहीं उतर रहे हैं। वो दावा जो है बहुत कमजोर है, और जो बहुत मजबूती से सचिन पायलट का दामन थामे हुए थे, जो मंत्रिमंडल में भी एक दो मंत्री थे, वो भी अब लगता है कि सचिन पायलट की इस विरोध की राजनीति के साथ नहीं है। अभी शाम को दानिश अबरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वालों से बातचीत की। उनके बयान से आप एक इंडिकेशन समझ सकते हैं, वो सचिन पायलट के बहुत नजदीक रहे हैं और अभी भी हैं, मौजूद हैं। वो आकर के प्रेस में ये कहते हैं कि सचिन पायलट ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब कयास हैं। और कौन दावा कर रहा है कि हमारे साथ 30 विधायक हैं या 15 विधायक हैं? हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया। और सचिन पायलट आज भी उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और आगे भी जो कुछ भी फैसला होगा वो बहुत समझदार हैं, अच्छा फैसला करेंगे। तो ये एक इस बात का संकेत है कि दानिश अबरार जो हैं वो इस विरोध की राजनीति से अब अलग होने का संकेत दे रहे हैं। दूसरा, एक और जो दीपेंद्र सिंह शेखावत, एक और उस खेमे के बहुत ही मजबूत जो कड़ी है, उन्होंने उस स्टैंड को कायम रखा हुआ है। उन्होंने भी शाम को बयान जारी किया और कहा कि हमारे पास 30 विधायक हैं और फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए, और जो है सरकार अल्पमत में है। तो ये जो दोनों तरह की बातें हैं, ये इस बात का संकेत है कि सचिन पायलट की जो कड़ी है वो उतनी मजबूत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आज दिन में प्रियंका गांधी ने थोड़ी सी अपनी गतिविधि बढ़ाई है इस विवाद के अंदर, कुछ पैचअप की लाइन उन्होंने दी, और वो लाइन जो है अब काम कर रही है। और मुझे लग रहा है कि उस पैचअप की तरफ चीजें अब जाएंगी। कल 10 बजे तक का टाइम जो है दिया गया है, वो यही है कि आज 10:30 बजे बुलाया गया था, और उस वक्त तो मना कर दिया गया सचिन पायलट की तरफ से कि मैं नहीं आ रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद समय बढ़ाया गया, और अब आगे अगले दिन जो है अब बुलावा दिया जा रहा है। तो ये इस बात का संकेत है कि सचिन पायलट जो है ये मान गए हैं अपने साथियों के साथ कि हाँ, हमको कॉम्प्रोमाइज पे बात करनी चाहिए, और वो बात जारी है। जी अनिल जी, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो रिलीज हुआ है सचिन पायलट कैंप की तरफ से। हमारे कुछ दर्शक भी कह रहे हैं कि भाई वो लेटेस्ट वीडियो देखो। आपको ध्यान हो, हम लोगों ने बिल्कुल ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले प्रयास किया देखने का। मैंने भी यहाँ स्क्रीन पे देखा। एक तो मेरी परंपरा है कि मैं बाहर से आए हुए कोई भी वीडियो यहाँ दिखाता नहीं हूँ, और मैंने सोचा आज दिखा दूं, कोशिश करूं। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही जिसकी वजह से वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन उस वीडियो को देख के क्या संकेत मिलता है? अगर ये कह रहे थे कि 30 विधायक हमारे साथ हैं, मैंने गिने क्योंकि यहाँ बड़े स्क्रीन पे उस वीडियो को खोला, तो उसमें 12-13 आदमी दिख रहे हैं कुर्सियों पे बैठे हुए, और उन 12-13 आदमियों में से कौन विधायक है और कौन नहीं, ये पहचानना हमारे बस का तो नहीं है, मेरे बस का तो नहीं है। आप पहचान सकते हैं, लेकिन वो शक्लें इतनी साफ नहीं दिख रही हैं। तो इस वीडियो को क्या माने? इस वक्त इस वीडियो के आने का क्या अर्थ है? आलोक जी, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये वीडियो जो है वो रिलीज करा गया है बाय मीडिया एडवाइजर, सो कॉल्ड मीडिया एडवाइजर ऑफ सचिन पायलट। दूसरी बात ये, उसमें चेहरे क्लियर नहीं है, बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात, अगर आप थोड़ा पीछे देखें, अपन कल ये एपिसोड कर रहे थे तो मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि सचिन पायलट के पास, मेरा मानना है 11 से 13 के बीच में कोई फिगर शायद होगा। मैं अभी भी इस बात पे कि अगर उसमें आप काउंटिंग भी करते हैं तो वो 12 के करीब फिगर दिखता है आपको। रमेश मीना जो मंत्री हैं
अशोक गहलोत की सरकार में उन्होंने अपना एक ट्वीट करा था। उसके हिसाब से आप देखें, सचिन पायलट हुए थे 30 से, वो सचिन पायलट खुद ने नहीं करा था, उनके सोर्सेज ने करा था। वो सवेरे आज 25 पे आ गए थे और शाम को वो 19 पे फिगर आ गया। मैं अभी भी इस पे कायम हूं, जो देवेंद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, शायद कहीं उनसे मिसकैलकुलेशन पूरे एपिसोड में हुआ, शायद वो अशोक गहलोत जो एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है उनको पढ़ने में बहुत बड़ी गलती कर गए और शायद वहीं पे वो मात खा गए। साथ में ये भी हुआ कि उनको शायद ये भी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी उनको ले ले, पर बीजेपी को जब आपके पास ज्यादा सामान नहीं है तो बीजेपी आपको क्यों लेगी? मेरा क्वेश्चन पहला ये है। दूसरा ये, क्या वसुंधरा जी एक्सेप्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो दोनों तरफ से वो मार खा के मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें उनका इज्जत भी बच जाए और वो वापस आ जाए। पर हाँ, ये बात देवेंद्र जी की मैं बिल्कुल मानूंगा कि आने के बाद क्या वो अपनी पुरानी जगह पा पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। बिकॉज आज की तारीख में ये चीज तो माननी पड़ेगी, जितने भी एमएलएज हैं, चाहे आप 106 बोलिए, 105 बोलिए, 104 कोई भी नंबर बोलिए, मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आप कहिए 100 हैं, चलिए 100 मान लीजिए, पर 100 तो सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास क्या है, 17, 20? तो मतलब आपका सपोर्ट बेस तो बहुत पुअर है और आपका शायद यहीं पे मिसकैलकुलेशन हुआ और उसकी वजह से आपको अब थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये मेरा सोच। ये सवाल ये है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये बात साफ हो रही है कि सचिन पायलट के पास बहुत ताकत नहीं है, उनके पास बहुत समर्थन नहीं है। अशोक गहलोत मुकाबले में बहुत भारी हैं। फिर देवेंद्र जी, वो क्या चीज थी सचिन पायलट को या उनके साथियों को, ये हौसला किस चीज ने दे दिया कि वो अचानक अशोक गहलोत के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए? या वो क्या मजबूरी हुई उनके सामने कि वो इस आर पार की लड़ाई के मोड में आ गए? इस मामले में आलोक जी, दोनों ही आपने जो आशंकाएं बताई हैं दोनों ही इसमें काम कर रही है। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, उससे यहाँ पर जो सचिन पायलट ब्रिगेड है उसको हौसला मिला कि शायद हम भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इस अभियान में लगी ही हुई है कि जहां भी विरोधी पक्ष की सरकारें हैं, जहां गिराई जा सकती हैं, वो साम दाम दंड भेद से गिराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोविड के पीरियड में मध्य प्रदेश का जो तख्ता पलट किया गया, तो आप सोचिए कि राजस्थान पर भी उनकी नजर है। तो सचिन पायलट के साथी ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है, हमारे भले ही 25 या 30 विधायक होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ताकत अगर लगेगी तो शायद खरीद फरोख्त के जरिए ये काम आगे बढ़ सकता है और सरकार बन सकती है। एक तो इनका कैलकुलेशन यहाँ था, लेकिन वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं वो इतने भारी हैं कि इस दिशा में अमित शाह वगैरह को बढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो कि इस पूरे एपिसोड में मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के फेवर में जाती है। उनकी जो पोजीशन है, राजनीतिक पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जो है इस तरह का माहौल नहीं चाहेंगी कि अगर सरकार बने तो उनके बगैर बने। और चूंकि उनके पास यहाँ बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार गिराने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बिखर जाएं। इसलिए वहां से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन ये एक और वजह है जिसकी वजह से ये बड़ा एक्सप्लोजन की तरह से सामने आया, वो था कि सरकार की तरफ से एक नोटिस निकाला गया 124A का, जो कि देशद्रोह का आरोप है, और दूसरा 120B IPC, तो षड्यंत्र रचने का। तो डेफिनेटली ये पार्टी के अंदर नाराजगी जताने के आधार पर या दूसरी एक्टिविटी के आधार पर आप पार्टी के ही व्यक्ति को अगर ये नोटिस देंगे तो वहां पर ये नाराजगी जो है एक्सप्लोड कर सकती है, और वो उसने भी उसका काम किया। बाद में आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर को भी वो नोटिस टिका दिया गया और दूसरे लोगों को भी दिया गया, ये दिखाने के लिए कि ये नोटिस का कोई खास मतलब नहीं है, केवल हम लोग सूचना कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। बट ये सच्चाई है। और ये भी एक जानकारी आ रही है कि
कांग्रेस की हाईकमान ने भी अशोक जी को इस काम के लिए बहुत अप्रिशिएट नहीं किया है। तो ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से ये संकट जो है आपके सामने इस रूप में आया। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाईकमान ने बहुत अप्रिशिएट नहीं किया है, जबकि कहा जा रहा है कि साहब जादूगर ने सबको मात दे दी, अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। लेकिन अनिल जी ये बताइए, ये जो परिस्थिति है तो सबको पता थी? क्या सचिन पायलट को अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं था, अपने समर्थन का अंदाजा नहीं था? दूसरे को बताने के लिए मैं कह दूं मेरी बहुत ताकत है, मुझे खुद तो पता होता है मेरे साथ कितने लोग हैं। तो फिर क्या चीज है कि वो इस स्थिति में आए, और क्या अशोक गहलोत ने जानबूझकर ये स्थिति पैदा कर दी है कि उन्हें लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस में अब उन्हें अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का वक्त आ गया है? सर, इसमें दोनों चीज बोलूंगा मैं आलोक जी। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन सचिन पायलट की टीम का बहुत बड़ा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत है, क्योंकि जो एसओजी के नोटिस की अभी देवेंद्र जी ने बात करी, मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूं आपको। जब ये एसओजी का नोटिस की बात आई थी तो अशोक गहलोत ने उस दिन सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस करा था कि मेरे को और साथ में सचिन पायलट को नोटिस दिया गया है और साथ में कुछ एमएलए से उनको नोटिस दिया गया है। ये बड़ा क्लियर था कि दोनों के लिए नोटिस है। हाँ, ये बात जरूर है कि सचिन पायलट की टीम ने उस नोटिस को इशू बनाया, उस नोटिस को ट्विटर पे डाला, फेसबुक पे डाला और ये कहा गया ये नोटिस आया है, जबकि वो नोटिस अशोक गहलोत के पास भी आया था। अनिल जी, लेकिन ये तो ठीक है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दे दी, लेकिन सच्चाई ये है कि पहला नोटिस वहीं गया और जब उसका रिएक्शन बहुत नेगेटिव गया तो ये 4-5 और लोगों को नोटिस गया और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि ये तो सामान्य सी घटना है, सबको नोटिस गया। मुझे एक बात बताइए, कोई चीफ मिनिस्टर को 124A में षड्यंत्र, देशद्रोह का षड्यंत्र रचने के लिए, खुद की सरकार गिराने के लिए कोई नोटिस देगा? किस तरह की सूचना वो एसओजी उनसे मांगना चाह रही है? ये सब देखिए, ये इन बातों में दम नहीं है। ये ठीक है कि वो एक पर्दा डालने की कोशिश की गई। जी, मैं देवेंद्र जी वो बात मान गया आपकी, पर मैं एसओजी नोटिस को एक बार अपन एक तरफ भी कर दें। शायद पायलट जी कहीं पे ये सोच रहे थे कि मैं ह्यूमिलेटेड फील हो रहा हूं, यहाँ पर मेरी फाइल पास नहीं होती, मैं ट्रांसफर नहीं करा पाता हूं, मैं कुछ नहीं करा पाता, तो मेरा रोल क्या है। पर इस पूरे एपिसोड में एक चीज वो भूल गए कि अगर वो बीजेपी की तरफ देखते हैं, शायद उनके दिमाग में ये था कि मैं 30 एमएलए को लेके जाऊंगा, बीजेपी मुझे बाहर से सपोर्ट करके सीएम बना देगी। कहीं ना कहीं ये सोच भी उनके दिमाग में था, पर वो सोच भी इसलिए पिटा क्योंकि उनके पास इतनी तादाद में एमएलए ही नहीं है। अगर उनके ही मंत्रियों की बात करूं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने देवेंद्र जी ने नाम लिया, मेरा मानना है 19 की बात करते हैं तो अभी आपने वीडियो भी देखा है, अगर आप काउंट भी करेंगे तो 12-13 निकलते हैं। इतना ही मैं मानता हूं, 15 से ज्यादा उनके पास अभी एमएलए का सपोर्ट नहीं है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कुछ अच्छा होगा म्यूचुअल, जिसमें उनको एक अच्छी तरह से वापस पार्टी में ले लिया जाए। पर हाँ, ये बात जरूर है कि ये कब तक चल पाएगा आगे, ये बहुत बड़ा इशू है सर। ये क्या चीज वापस नहीं उठेगी, क्या डिफरेंसेस इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। पर अशोक गहलोत के लिए अभी भी बोलूंगा सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा अशोक गहलोत के ऊपर। अशोक गहलोत, मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूं, एस्टिट्यूट पॉलिटिशियन। ही ब्रीथ्स पॉलिटिक्स, ही स्लीप्स पॉलिटिक्स, he does everything in politics. You know, politics is his only thing which he knows, and he knows politics better than all the people. ओके, तो आप कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ऊंचे दर्जे के पॉलिटिशियन हैं और खाना पीना सोना जागना सब राजनीति होती है उनकी। देवेंद्र जी, प्रश्न ये है, आपने पहले कहा कि लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ भूमिका निभा रही हैं। प्रियंका गांधी भूमिका निभा रही हों या राहुल गांधी भूमिका निभा रहे हों, तो फिर प्रश्न ये है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से दिल्ली में मुलाकात क्यों नहीं की? क्या हुआ? देखिए, प्रियंका आज पिक्चर में आई है, कल तक प्रियंका राजस्थान के इशू में थी नहीं, और जो मिलने मिलाने का सिलसिला था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सीमित था। और वहां पर अशोक गहलोत की जो बाड़ाबंदी है वो इतनी मजबूत थी कि वहां पर सचिन पायलट से कल रात जो है मुलाकात हाईकमान की नहीं हुई और अहमद पटेल से उनको मिल करके बातचीत करके आना पड़ा।
रहा, जो कि मुझे लगता है कि वो सचिन पायलट जो है उससे और ज्यादा नाराज दिखाई दिए। और आज जब ये प्रियंका गांधी की बातचीत हुई इस सिलसिले में, तो जो सचिन पायलट का जो ग्रुप है वो भी थोड़ा सा नरम इसी नाम से पड़ा कि अब प्रियंका जी की तरफ से बातचीत आ रही है तो हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोनों बातें हैं, प्रियंका जी का भी असर है, तो साथ में वो एक जो स्ट्रेंथ की बात है कि ताकत जब नहीं दिखाई दी तो कॉम्प्रोमाइज की तरफ भी बातचीत जो है वो करना इनकी मजबूरी भी हो गई। तो दोनों बातें हैं, मजबूरी भी है और प्रियंका गांधी का भी एक रोल अभी दिखाई दे रहा है। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ, कह रहे हैं तो उसमें अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या गांधी परिवार के अंदर भी इस तरह से विभाजन है कि राहुल और सोनिया कुछ सोच रहे हैं और प्रियंका गांधी कुछ और सोच रही हैं, या प्रियंका गांधी फायर फाइटर के तौर पे आई हैं? ये मुझे लगता है फायर फाइटर के तौर पे देखा जाना चाहिए। एक एपिसोड मान लीजिए राजस्थान का चल रहा है और वो कहीं कंक्लूजन पर नहीं जा रहा है, तो और सचिन पायलट की एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां से उसको अपनी इज्जत बचा करके वापस पार्टी में आना है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उस रोल को बखूबी निभा रही है। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आलोक। कांग्रेस में सर अभी क्या है, अगर आप पूरा देखें तो कांग्रेस 3 डिवीजन में हो गई, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस पी। जो कांग्रेस आर करती है उसको कांग्रेस पी ट्वीट नहीं करता, जो कांग्रेस पी करती है उसको कांग्रेस आर ट्वीट नहीं करता। अगर ट्विटर पे भी देखें, चाहे वो बस का एपिसोड हो यूपी वाला, अगर आपने देखा हो प्रियंका जी ने बस की बात करी थी, राजस्थान से बसेस गई थी, ट्विटर के ऊपर एक्टिव थी, पर राहुल गांधी ने, मुझे ऐसा याद आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, उसको रीट्वीट नहीं करा था। तो यहां पर भी 3 कांग्रेस है, कांग्रेस एस, कांग्रेस पी, कांग्रेस आर, और उसमें से कांग्रेस एस और कांग्रेस पी अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं सर, ये बड़ा क्लियर है। कांग्रेस आर जो है वो थोड़ा बहुत सचिन पायलट के फेवर में शुरू में भी थे और आज भी हैं। राहुल गांधी से सचिन पायलट की ट्यूनिंग अशोक गहलोत से बेटर है सर। बट ये मैं फिर कहूंगा कि 3 कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा। इसीलिए कल मैंने कहा था कि कांग्रेस को जो हाई कमांड है उसको थोड़े टफ डिसीजन, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है। तो नैरेटिव भी चेंज करना पड़ेगा, लोकल सत्रप्स को भी छूट देनी पड़ेगी, लोकल लीडर्स को भी छूट देनी पड़ेगी काम करने के लिए, वरना कांग्रेस किस तरफ बढ़ रही है ये वही जानते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत जी के बारे में आमतौर पर, अब आप दोनों लोग उनको ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो जितना उनको देखा है वो एक विनम्र किस्म के व्यक्ति हैं। वो बातचीत में, मतलब हो सकता है बहुत, जैसे आपने कहा, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, तो वो हो सकता है अपनी बात पे जमे रहते हो, अपनी बात मनवाते हो, लेकिन वो बातचीत विनम्रता से करते हैं। तो क्या उन्होंने हाई कमान के सामने कोई बहुत कड़ा अपना पक्ष रख दिया कि अब सचिन पायलट को मैं निपटा ही दूंगा? क्या वो निपटाने का मौका हाथ से जाने देंगे अनिल जी? मानेंगे वो किसी की बात कि सचिन पायलट को वापस वही रुतबा और वही जगह दे दीजिए? ये बड़ा 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 अच्छा सवाल है सर आपका, और इसका जवाब सिर्फ अशोक गहलोत दे सकते हैं। बिकॉज आपने कहा बड़े पोलाइट हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मास लीडर हैं, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, पर जहां निपटाने की बात आती है वो सर सब जानते हैं अशोक गहलोत किस लेवल के नेता हैं, और वो कई लोगों को अपने से साइडलाइन कर सकते हैं जिससे दुश्मनी हो जाती है। वो ऐसे लीडर नहीं है जो लाइटली लेते हो, उसमें उनको कांग्रेस हाईकमांड की भी जरूरत नहीं पड़ती सर। देवेंद्र जी शायद इस बात को एग्री करेंगे कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती अगर उनको निपटाना होता है तो, क्योंकि वो बहुत समझदार पॉलिटिशियन, मैं बोलूंगा सर, बड़े समझदार पॉलिटिशियन है। उनको पता है उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, कौन आदमी उनके लिए ठीक है, कौन आदमी, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो मैसेजिंग पे चलती है। अगर आप देखें वो हर चीज के पीछे एक मैसेजिंग देते हैं। जहां सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट का मेरा मानना यह है सर कि सचिन पायलट थोड़े डिफरेंट है निपटाना को। सचिन पायलट ऑल्सो कैरीज अ वेट इन राजस्थान। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट बिल्कुल ही 12-15 एमएलए तो कोई वेट नहीं है, उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस ढंग से वो चलते हैं उनका कारिश्मा है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस स्टाइल से वो, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर। शायद अशोक गहलोत में वो कमी है, ओरेटर इतने अच्छे नहीं है जितने सचिन पायलट है, जितने एजुकेटेड सचिन पायलट है वो नहीं है, बट एज अ पॉलिटिशियन, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन पे आता है,
वो शायद अभी सचिन पायलट को कई साल लगेंगे अशोक गहलोत जैसी पॉलिटिक्स सीखने में। और ये बात मैं आपको असेंबली का एपिसोड भी बता सकता हूँ। किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था एक बार, मेरे को याद आता है, असेंबली कवरेज कर रहा था मैं, कि अशोक जी आप कम से कम कुछ घंटे तो सो लिया करो, सोते हुए भी क्या सपने में भी पॉलिटिक्स करते हो। मतलब इनके बारे में ये मशहूर है सर। ये सही बात है, क्या सोते हुए भी पॉलिटिक्स करते हो, ये सवाल उठ सकता है। देवेंद्र जी, ये जो बात हो रही है, अब इसका जो अगला प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, वही है, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान की सुन रहे हैं या कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत की सुन रही है? और तब क्या ये एक दूसरे स्तर पर कांग्रेस के अंदर एक बड़े संकट का संकेत नहीं है कि कांग्रेस में अलग अलग, जब पंजाब के बारे में कहा जाता है वो मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनते हैं, अगर अशोक गहलोत भी ऐसे ही हो गए तो जहां जहां सरकारें बनती जाएंगी और वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या होगी? मुझे लगता है आलोक जी, ये कहना तो थोड़ा सा ज्यादती होगी अशोक गहलोत के साथ कि वो हाईकमान की सुनते नहीं है। मुझे ये लगता है कि अशोक गहलोत बहुत ही श्रूड हैं और वो हाईकमान को अपनी बात मनवाने में सक्षम हो जाते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो कन्विंस करने की कुव्वत जो है वो उनके पास है। मेरे सोर्सेज से ये जानकारी मुझे मिली कि अशोक जी ने 4 दिन पहले दिल्ली जाकर के खामोशी के साथ हाईकमान के साथ बातचीत की है। बातचीत करके उनको सारी चीजें खुलासा बताई है और मध्य प्रदेश का हवाला दे करके ये भी कहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी रहे तो आपको एक फैसला करना पड़ेगा, या तो आप मुझ पर विश्वास करिए या फिर आप सचिन पायलट के ऊपर विश्वास करिए। आपको फैसला करना होगा एक व्यक्ति को लेकर के। और अगर मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूं कि अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं कांग्रेस की सरकार बरकरार रखूंगा और 5 साल चलाऊंगा। ये सोर्सेस बता रहे हैं कि उन्होंने ये कन्विंस कर लिया और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से गई, अब कांग्रेस हाईकमान एक और सरकार गिर जाए ये रिस्क लेना नहीं चाह रही और वो सुरक्षित जाना चाह रही है। और इसलिए अशोक गहलोत के अंदर जो, जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि भाई उनको जो निपटाना होता है तो फिर वो निपटा ही देते हैं, वो किसी की फिर उनको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कन्विंस करके भी निपटा सकते हैं, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। और जो एसओजी का नोटिस है ये किसी को बता के नहीं दिया गया, तो इसलिए हाईकमान ने ये भी कहा कि भाई इतना सब ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि एसओजी के नोटिस दिलवाए जाएं और इनको जो है ये स्थिति बना दी जाए कि ये पार्टी के बाहर निकल जाएं, और अगर नहीं निकलते हैं तो निकले समान ही ये पार्टी के अंदर रहें। तो वही उसी तरफ मुझे लगता है कि सारी घटनाक्रम जा रहा है जी। ये लेकिन प्रश्न फिर वही है, क्या सचिन पायलट पार्टी में बने रहेंगे या सचिन पायलट पार्टी से बाहर जाएंगे, या उन्हें पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर कर दिया जाएगा? जो कि इससे पहले भी अनिल जी ने कहा कि उनकी फाइलें पास नहीं होती थी, उनके लोगों के काम नहीं होते थे। अभी उस वीडियो के बारे में कमेंट्स हैं कि उसमें 23 विधायक बैठे दिख रहे हैं, हालांकि जो मैंने देखा उसमें तो टोटल 23 आदमी गिने हुए नहीं बन रहे हैं। तो वो 23 विधायक कैसे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शायद उसके साथ दावा ये हो रहा है कि उसमें 23 विधायक बैठे दिख रहे हैं। लेकिन प्रश्न वही, तो अशोक गहलोत का अगला कदम क्या है? मेरी समझ से, अगर आप देवेंद्र जी, हमारे आपके बड़े पुराने संबंध रहे हैं, एक बुजुर्ग और एक जवान के साथ संबंध ये होता है कि एक बुजुर्ग अपने एक जवान को अपने उसके कंधे पे हाथ रखता है, आगे बढ़ाता है, और जवान आदमी सोचता है ठीक है अभी मैं इनके साथ हूं। और इन दोनों के बीच में उम्र का इतना बड़ा गैप है कि सचिन के लिए भी मन में ये कोई ऐसी आशंका उन्हें नहीं होनी चाहिए कि मुझे कब वक्त आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो क्या वो इंतजार करने के मूड में नहीं है, या अपने अगल बगल किसी ऐसे आदमी को देखना नहीं चाहते हैं जो पोटेंशियल नंबर 2 या पोटेंशियल नंबर 1 हो सके? नहीं, मुझे लगता है कि सचिन पायलट अगर 5 साल का इंतजार करते तो उनकी बारी तो आ ही जाती। अशोक गहलोत इससे आगे की पारी खेलेंगे इसमें मुझे शक है, और शायद एक औसत राजस्थानी भी ये मानता नहीं है कि
अशोक गहलोत इस बार के कार्यकाल के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर का दावा करेंगे। तो लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली तरीके से आए थे और वो अपने साथियों को लेकर के आए थे, तब उन्होंने बहुत सारी इच्छाएं जगा दी और सचिन पायलट भी उसी जगी हुई इच्छा के कारण ही आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो इतना इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि ये अगर 5 साल निकल जाए तो क्या बुराई है, और वो चाहते हैं कि भाई उनको जो है बीच में ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, और यहाँ तक कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये इंडिकेशन भी हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है उसमें ये इच्छाएं राहुल गांधी के वक्त से उठी हुई थी, जो अभी तक उनका दमन हुआ नहीं है। जी, तो बस एक एक लाइन अब आप दोनों से मैं एक सिंगल लाइन में पूछना चाहता हूं कि सचिन पायलट का क्या होने वाला है? वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे? सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेसी जो लोग गए हैं उनकी क्या स्थिति बनी है वो अच्छी तरह जानते हैं। जी, अनिल जी। सर, मेरा मानना ये है कि सचिन पायलट के पास, मैं एक शब्द में, एक लाइन में नहीं बोलूंगा, 2 लाइन लूंगा। 2 ऑप्शंस हैं, या तो कल 10 बजे क्लियर हो जाएगा सवेरे कि वो कांग्रेस में है या नहीं है, नहीं तो वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो इस पे नहीं आए, क्योंकि मैं अभी एक उनके साथी का ट्वीट देख रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं हम अशोक गहलोत के गुलाम बन के नहीं रह सकते। तो ये कई चीजें अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें कई बार लगता है कि शायद ये थर्ड फ्रंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी न्यूज आ रही है सोर्सेज के थ्रू कि शायद प्रियंका गांधी कल जयपुर आए। शायद, ये पॉलिटिकल सर्कल्स में र्यूमर है सर, इट इज नॉट अ कंफर्म न्यूज, इट इज अ र्यूमर। शायद कल प्रियंका गांधी आए और उनके साथ में सचिन पायलट आए। तो अभी ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो वो थर्ड फ्रंट की तरफ जाएंगे, बीजेपी में जाते हुए मुझे नहीं दिखते। नहीं, ये तो देखिए उन्होंने आलोक जी, ये तो 1-2 बार क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, और अगर कांग्रेस में नहीं रहते हैं तो कोई अलग से पार्टी बना करके वो अपने ग्रुप को लेकर के जाएंगे। ये अनाउंसमेंट एक तरह से एक रिलायबल सोर्सेज से भी आई है कि वो एक तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश तो भी कर सकते हैं। राजनीति में सुरक्षित तरीका भी है कि अपनी अलग पार्टी बना लो, जो भी हो उससे दूसरी पार्टी में जाकर फिर दलबदल कानून का उल्लंघन करने के आरोप से बचेंगे। तो शायद वो दूसरा एक तरह से नैतिक उनका फ्रंट भी मजबूत रहता है कि हम अपने सिद्धांतों के लिए निकले हैं और हम अपना संघर्ष करेंगे और अपनी पार्टी पे काम करेंगे। तो जो होगा वो सामने आएगा, लेकिन ये लग रहा है साफ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो नहीं जाने वाले हैं, वहां उनके लिए जगह भी नहीं दिख रही है। कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अशोक गहलोत की राजनीति कितनी मजबूत या कितनी कमजोर होगी, ये इस सवाल का जवाब आपको आने वाले 1-2 दिनों में मिल पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अब मैं इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो लगे या नया लाइव हो। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।